WWE के 10 सबसे दर्दनाक मूव्स। नंबर 1, गोल्डस्ट शैटर्ड ड्रीम्स। गोल्डस्ट का शैटर्ड ड्रीम्स मूव उनका सिग्नेचर मूव है। इस मूव में वो अपने ओपोनेंट को रिंग के एक कोने में उनकी टांगे फैलाकर फंसा देते हैं और फिर उनके ग्रॉइन एरिया में एक जोरदार किक डिलीवर करते हैं, जिससे उनके ओपोनेंट को बहुत दर्द और तकलीफ होती है। जाहिर है ये समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि ये मूव इतना दर्दनाक क्यों होता है। ये मूव ओपोनेंट के बहुत सेंसिटिव पार्ट पर किया जाता है, जहां चोट लगने पर किसी को भी बहुत ज्यादा दर्द होगा, और गोल्डस्ट इस मूव को असली दिखाने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गोल्डस्ट ग्रॉइन एरिया पर अटैक करते हैं, लेकिन वो ज्यादा फोर्स अपने ओपोनेंट के पीछे वाले टर्न बकल पर लगाते हैं। जाहिर है कि गोल्डस्ट ये मूव केवल तभी कर सकते हैं जब रेफरी का उनके ऊपर ध्यान ना हो, क्योंकि रेसलिंग में इस तरह के मूव्स इलीगल होते हैं। देखा जाए तो ये मूव दो रेसलर्स के बीच भरोसे पर निर्भर करता है, क्योंकि गोल्डस्ट को उस टर्नबकल पर सही निशाना लगाना ही पड़ता है, नहीं तो उनके ओपोनेंट को बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ सकता है। नंबर 2, द क्लोथ्सलाइन। द क्लोथ्सलाइन एक ऐसा मूव है जो हर रेसलर इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि ये किसी भी नए रेसलर के मूव्स हैंडबुक में होता है, जिसे उन्हें इस्तेमाल करना ही पड़ता है। लेकिन इस मूव की खास बात यही है कि इसे काफी अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से सबसे शानदार जेबेल का क्लोथ्सलाइन फ्रॉम हेल होता है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे जेबेल लगभग हर बार किसी न किसी की गर्दन तोड़ ही देते हैं। इस मूव के बारे में कुछ भी फैंसी नहीं होता, ये बस एक खतरनाक मूव है जो आमतौर पर मैचेस में देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये मैच या करियर खत्म करने वाला फिनिशर भी बन सकता है। क्लोथ्सलाइन के बारे में इससे भी अच्छी बात ये है कि ये कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा मूव है जो एक ही झटके में पूरा गेम बदल सकता है, क्योंकि इसे करना बहुत आसान होता है। नंबर 3, सैमी ज़ेन एप्रॉन ब्रेन बस्टर। WWE ने हमेशा ही एप्रन को रिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा बनाया है, और इसीलिए जब भी कोई मूव रिंग के उन कॉर्नर्स पर किया जाता है तो वो खतरनाक लगता है। ऐसे ज्यादा मूव्स नहीं हैं जो सिर्फ रिंग के कॉर्नर्स में ही किए जाते हैं, जिसकी वजह से सैमी ज़ेन का एप्रन ब्रेन बस्टर सबसे अलग लगता है। ये मूव ज़ेन के ही दूसरे किरदार एल जेनेरिको के एक मूव टर्नबकल ब्रेन बस्टर का वर्जन है, जो जेनेरिको इंडिपेंडेंट सीन्स में इस्तेमाल करते थे। जेनेरिको ने ये मूव WWE के इस स्टार को दिया है, और हालांकि ज़ेन इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तब फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सच में एक करियर एंडिंग मूव लगता है। पाइल ड्राइवर और ओरिजिनल ब्रेन बस्टर जैसे मूव से ओपोनेंट्स कई बार पैरालाइज हो चुके हैं या उनकी गर्दन भी टूटी है, और अगर सैमी ज़ेन इस मूव को ज्यादा इस्तेमाल करने लगे तो जल्द ही ये मूव भी WWE के बैंड मूव्स के लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जैसे पाइल ड्राइवर के साथ हुआ था, क्योंकि ऐसे मूव्स में रेसलर्स को गंभीर चोट लगने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। नंबर 4, ड्रू मैकिंटायर इन्वर्टेड एलाबामा स्लैम। ये मूव अब तक के मूव से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। इस मूव को हार्डकोर हॉली ने बनाया था, जो अक्सर अपने ओपोनेंट्स को एक एलाबामा स्लैम से हराते थे, जो उनका एक सिग्नेचर मूव था। हार्डकोर हॉली के इस फिनिशर का मैकिंटायर का वर्जन और भी खतरनाक है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि उसमें क्या होगा। जैसे कि रेडिक मॉस, जिनको मैकिंटायर के इस मूव का सबसे खतरनाक वर्जन झेलना पड़ा था, और वो सीधे अपने सर के बल गिरे थे। इस मूव में बहुत ज्यादा ताकत भी लगती है, और उसके साथ ही इस मूव के दौरान दोनों रेसलर्स का सिंक में होना भी बहुत जरूरी होता है। हालांकि रेसलर्स को रिंग के अंदर होने वाले हर मूव में सिंक बनाना पड़ता है, लेकिन एलाबामा स्लैम में दोनों रेसलर्स को थोड़ा ज्यादा सतर्क होने की जरूरत होती है, ताकि किसी को कोई चोट ना लगे। मैकिंटायर का फ्यूचर शॉक, DDT और क्लेमोर सभी बेहतरीन फिनिशर्स हैं, लेकिन इन्वर्टेड एलाबामा स्लैम WWE के बाकी मूव से थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 5, केविन ओवेंस पंप अप पावर बॉम्ब टू द एप्रन। आप रिंग के सबसे मुश्किल हिस्से के बारे में तो नहीं भूले ना, बस उसको ही केविन ओवेंस के सिग्नेचर मूव पंप अप पावर बॉम्ब के साथ जोड़ दीजिए, जिसे सिर्फ एक सिग्नेचर मूव की तरह देखा जाता है। लेकिन वो किस्सा कौन भूल सकता है जब NXT पर केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने ज़ेन को एप्रन के ऊपर एक जोरदार पावर बॉम्ब दिया था। यहाँ तक कि डैनियल ब्रांड की कमबैक मैच में ओवेंस ने उनके ऊपर इस मूव का इस्तेमाल किया था। जब कंपनी इस मूव को जनरेशंस पंक किक की तरह दिखा रही थी, तब ये बहुत असरदार था, क्योंकि ये एक ऐसा फिनिशर लगता था जो आसानी से किसी भी ओपोनेंट की कमर तोड़ सकता है। इसी वजह से इसका पंप अप वर्जन और भी खतरनाक हो गया, क्योंकि ये एक करियर एंडिंग मूव की तरह किया जाता है। ये एक रेयर मूव है जिसे देखते वक्त आपकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि आपको ओपोनेंट का दर्द टीवी के स्क्रीन से भी महसूस हो सकता है। नंबर 6, DDT। DDT एक बहुत पुराना मूव है। हालांकि बहुत लोग जेक द स्नेक रॉबर्ट्स को इस मूव को बनाने का श्रेय देते हैं, लेकिन रॉबर्ट्स का मूव CM पंक के GTS से काफी मिलता जुलता ही है। इन दोनों ही रेसलर्स ने एक आर्म से मूव को फेमस बना दिया है। क्लोथ्सलाइन की तरह ही DDT भी एक खास मूव है जो एक आर्म मूव की तरह भी किया जा सकता है, और एक शानदार फिनिशर के तौर पर भी। DDT के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन जेक रॉबर्ट्स का क्लासिक DDT मूव उनके ओपोनेंट्स को जख्मी करने के लिए काफी है। मैक फॉली, एज, द रॉक,
या ड्रू मैकिंटायर में से कोई भी अगर गलती से अपने ओपोनेंट की गर्दन मैट पर मार देगा तो वो उसके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ऐसा ही कुछ चार्ली हास के साथ हुआ था, जिनका करियर मैकिंटायर के एक फ्यूचर शॉक डीडीटी के बाद कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। मेरी गर्दन टूट गई, ड्रू मैकिंटायर ने वो किया। ये यूट्यूब पर है। वहाँ मैं और रॉन किलिंग्स होने वाले थे, लेकिन वो एज को उसकी जगह ले आए और वो एक इंटरव्यू था और उसने मुझे बीच में ही रोका और मुझे एक डीडीटी दिया जब मेरे हाथ पीछे की तरफ थे। उसने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने टूटने की आवाज भी सुनी। डीडीटी इतने सालों से प्रोफेशनल रेसलिंग में इसलिए है क्योंकि ये एक साधारण मूव है जो कभी भी किया जा सकता है और हालांकि इसका इंजरी रेट एक पाइल ड्राइवर की तरह ही है, लेकिन ये पक्के तौर पर किसी को भी रात भर के लिए दर्द दे सकता है। नंबर 7, चॉप्स। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं अगर गंथर पूरे 1 घंटे तक लगातार अपने ओपोनेंट पर चॉप करते रहें? चॉप्स इस लिस्ट पर एक लौता मूव है जो किसी रेसलर को हमेशा के लिए रिंग से बाहर नहीं कर सकता, लेकिन इसको झेलने वाले रेसलर्स का चेस्ट मैच के बाद पूरी तरह से लाल हो जाता है और चॉप्स दर्दनाक होते हैं। इसमें कांटेक्ट के बीच में बचाने के लिए कोई कुशन नहीं होता और क्योंकि प्रोफेशनल रेसलिंग मैचेस खतरनाक लगने चाहिए और असली चॉप्स एक हद तक सेफ होता है और इनका दर्द ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, इसलिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्शमैलोस के एक बादल पर गिरने जितना कम दर्द ही होगा। नंबर 8, द F5। ब्रॉक लेसनर का फिनिशर इतने समय से F5 होने के पीछे एक वजह है। ये मूव देखने में ही बहुत खतरनाक लगता है। अब उस सबसे हिंसक और भयानक बीटडाउन को कौन भूल सकता है, जिसकी वजह से लेसनर ने जख्मी हालत में ही जैक ओवन को एक स्टील पोस्ट पर F5 दिया था। ब्रॉक लेसनर का पूरा पर्सोना ही यही है कि वो कभी न रुकने वाले एक बीस्ट हैं और इसीलिए कंपनी ने ऐसे कई सेगमेंट्स किए हैं जिसमें F5 एक अल्टीमेट फिनिशर बन चुका है। F5 असल में एक इन्वर्टेड फ्लैप जैक है, लेकिन जिस तरह लेसनर ओपोनेंट को घुमाते वक्त उन्हें ऊपर उठाते हैं, उस वजह से ये और भी खतरनाक और दर्दनाक बन जाता है। यहाँ तक कि रोड डॉग ने अपने पॉडकास्ट ओह यू डिडंट नो पर F5 के बारे में एक फनी किस्सा भी बताया है जो उनके नाक और प्राइवेट पार्ट्स के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा था। मैंने कुछ इस तरह खुद को काबू किया था। अगर आप वीडियो देख सके तो मैं उसके पैर तक पहुंचा और मैं सच में गिर गया और मैंने उसका पैर पकड़ रखा था। मुझे बस इतना पता था कि वो मुझे उठाने वाले हैं और फिर इस बात पर काफी समय तक मजाक चलता रहा था। अगर आप देखेंगे तो मेरी नाक और प्राइवेट पार्ट रिंग पर बहुत जोर से लगा था और अगर आप सोच रहे हैं तो जी हाँ, मेरी नाक पर पहले चोट लगी थी, लेकिन वो बहुत दर्दनाक था। वो बम्प ठीक था, लेकिन मेरी नाक और बाकी जगहों पर काफी दर्द था। फिर उसके बाद इस बात पर मजाक होने लगा था जब विंस भी मेरा मजाक उड़ाते थे। हाँ, शायद ब्रॉक तुम्हें एक और F5 दे सकता है। नंबर 9, ब्रेट्स टर्नबकल स्पॉट। ब्रेट हमेशा से बेस्ट थे, बेस्ट हैं और बेस्ट रहेंगे। ब्रेट का हमेशा ही इस बात के लिए सम्मान होता है कि वो अपने ओपोनेंट्स को रिंग में सेफ रखते हैं। इतना ही नहीं, ब्रेट अपने ओपोनेंट्स को अच्छा दिखाने के लिए सारी हदें पार कर सकते हैं। ब्रेट हार्ट के पास अपने फैंस का ध्यान अपनी तरफ करने के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जिनमें से एक था उनका सिग्नेचर बम्प, जिसमें वो अपना स्टर्नम टर्नबकल में दे मारते थे। ब्रेट इस स्पॉट के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत उनके स्टैम्पीड के दिनों से हुई है। जब उन्होंने पहली बार ये किया था तब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुड़कर अपनी पीठ टर्नबकल पर मार सके, इसलिए उन्होंने आगे से टक्कर मार दी। उन्होंने ऐसा 2 से 3 बार किया और उन्हें पता लगा कि फैंस हमेशा ये देखकर चौंक जाते थे और इसलिए ये उनके मैचेस में अक्सर होने लगा। ये स्पॉट हमेशा ही खतरनाक लगता है और हार्ट की शानदार सेलिंग इसको और असली बना देती है। इस एक बम से हार्ट ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ किया और उसके बाद सबका ध्यान उन्हीं के ऊपर रह गया। इसकी एक वजह है कि इतने सारे लोग उन्हें प्लेनेट का सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर मानते हैं, क्योंकि ब्रेट इस बिजनेस को अंदर से समझते थे और उन्होंने अपने हर एक मैच में इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल किया था। ऐसा तो मानना ही पड़ेगा कि वो सेल इतना असली इसलिए लगता था क्योंकि शायद सच में वो करना बहुत दर्दनाक होता था। नंबर 10, द बर्नसाई ड्रॉप। बर्नसाई ड्रॉप हमेशा से ही एक रिस्की मूव रहा है। हालांकि अगर आपका वजन 100 पाउंड से कम का हो तो ये मूव खास असरदार नहीं है, क्योंकि द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे रेसलर्स इस मूव को इस्तेमाल करते हुए कभी मरे नहीं। ये मूव आमतौर पर सुपर हैवीवेट रेसलर्स इस्तेमाल करते थे, जैसे योकोजुना। 600 पाउंड के इस रेसलर ने इस मूव को काफी गलत कारणों से फेमस बना दिया था। इनमें से एक वजह यह है कि एक बार योकोजुना ने इस मूव से एक रेसलर का रिब केज लगभग तोड़ ही दिया था और ये हैरानी की बात थी कि वो रेसलर पैरालाइज नहीं हुआ। लेकिन ऐसी अफवाह है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अफवाह तो ऐसी भी है कि योकोजुना ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि उन्हें वो रेसलर पसंद नहीं था। खैर, जो भी हुआ हो, लेकिन ये मूव सच में किसी की भी चेस्ट और रिब केज गंभीर रूप से घायल कर सकता है। मेबल ने समरस्लैम 1995 में WWE चैंपियनशिप के लिए एक मैच में इस मूव के अपने वर्जन से डीजल की कमर तोड़ दी थी। अब नाया जैक्स इस मूव को अपने फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं।
और अभी तक किसी तरह की इंजरी की खबर नहीं आई है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही रहे। और यहाँ खत्म होती है आज की वीडियो। नीचे कमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।